हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेक बोर्ड के टर्म 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है आपका, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपको बता दें, सब्जेक्टिव के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे चीज़ को आपको हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है आपका। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इकट्ठा करके आपको ला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका r बराबर f/2, ऑप्शन नंबर बी है f बराबर r/2, उसके बाद है r बराबर f, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आपका, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका, उत्तल दर्पण का। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी। कौन सा, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। यदि f का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो r का मान क्या हो जाएगा। तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है। तो r बराबर 2 इंटू 12, तो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, उत्तल लेंस के सामने किसी स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किस स्थान पर रखने से वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, उसका मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखना है, क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एवं ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है, जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन उसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जितना गुना होगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के जो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। कहाँ पे, ऑप्शन में आपका रेटिना भी रह सकता है या दृष्टिपटल, दोनों में एक ही मतलब है दोनों का। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को जो दूर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि को किससे, उत्तल लेंस। याद रखना है आपको, किसके द्वारा, उत्तल लेंस। दूर को उत्तल लेंस और निकट को अवतल लेंस के द्वारा। उसके बाद सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो याद रखना है आपको, अनंत। क्या रखना है, दूर बिंदु आपसे अगर पूछे तो अनंत, अगर नज़दीक बिंदु पूछे तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। याद रखना है आपको, कितना, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना, अनंत, और निकट बिंदु अगर पूछे तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में जरूर पूछेगा। देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपका, दिए गए किस जैव प्रक्रम से ऊर्जा मिलता है। इनमें से किससे ऊर्जा मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किससे, शोषण से। किससे, शोषण से ऊर्जा मिलता है हमें। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन को डाला जाता है। चिप्स का पैकेट में क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपका, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा? संयोजन अभिक्रिया है। कैसा है? संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न आपका, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है तो देखिए, जिसके साथ ऑक्सीजन जाकर के संयुक्त हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। याद रखना है आपको। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है? यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl। उसके बाद चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको हम वहाँ सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको वहीं पे करवा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं आपको। वहाँ पर ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है आपका कल का एग्जाम। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है, A प्लस अम्ल इक्वल टू अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उपयुक्त समीकरण में ए का क्या है? ये ए इनमें से क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर, कार्बोनेट प्लस अम्ल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? किस पर नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। क्या होगा? NaOH। उसके बाद 21 नंबर, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल्य मौजूद होता है? क्रिस्टलीकरण का जल्य मौजूद होता है। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CuSO4 5H2O। क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। उसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCO3। किसका? NaCO3। उसके बाद है 23 नंबर, जल की उपस्थिति में हाइड्रोलिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? जल की उपस्थिति में हाइड्रोलिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित रहता है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न आपका, कड़ा पदार्थ ABCD का pH मान क्रम से 2, 4, 7 और 14 है, तो पदार्थ में कौन क्षारीय है? इनमें से कौन एक क्षारीय है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? डी, क्योंकि इसका pH मान देखिए 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। अगर बाकी सारा 7 से कम है तो उसका मान क्या हो जाएगा? ये जो AB है वो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। जिसका 7 से कम होता है उसका अम्ल हो जाएगा, और जो C है वो हो जाएगा आपका उदासीन, क्योंकि ये 7 के बराबर है। उसके बाद है 25 नंबर प्रश्न आपका, दिया गया चित्र में अभिक्रिया का नाम लिखना है आपको। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस चित्र में क्या हो रहा है आपका? वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है इसका। 26 नंबर प्रश्न आपका, भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव परिक्रम उत्तरदायी है? भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव परिक्रम उत्तरदायी है? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, संवहन। कौन सा? संवहन परिक्रम उत्तरदायी है इसका। 27 नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? इनमें से किसका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है
28 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी पोषण। कैसा प्राणी है, परजीवी पोषण प्राणी है। उसके बाद है 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन एक आइजम उत्तरदायी है। वसा के पाचन के लिए कौन सा आइजम उत्तरदायी है। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, किसका, लाइपेज का, किसका, लाइपेज। 30 नंबर प्रश्न है आपका, पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। क्या, वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो निकलता है वो क्या निकलता है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है आपका, अमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा के द्वारा। किसके द्वारा, श्लेष्मा के द्वारा। अमाशय के आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है, श्लेष्मा के द्वारा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किस जीव का रुदांत्र सबसे लंबा होता है। तो सबसे जो लंबा होता है वो क्या होता, किसका होता है, शाकाहारी का होता है। किसका होता है, शाकाहारी। तो देखिए इसमें कौन शाकाहारी है, गाय एक शाकाहारी है, तो इसका जो रुदांत्र होगा वो सबसे लंबा होगा। उसके बाद है 34 नंबर प्रश्न, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है विखंडन का। कैसा होता है, विखंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 35 नंबर, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिका प्रवर्धन। कैसा, कायिका प्रवर्धन। 36 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। निम्नलिखित में कौन एक पादप का मादा जनन अंग भाग है। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा से। कैसा, कौन, अंडा से। 37 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है। निम्नलिखित में कौन एक लैंगिक संचरण रोग है। तो देखिए कैंसर भी नहीं होगा, उसके बाद कोरोना तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके बाद टाइफाइड भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गनोरिया। उसके बाद है 38 नंबर, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, याद रखना आपको, वृषण में। किसमें, वृषण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 39 नंबर, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्या होता है, उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तापीय। उसके बाद है 40 नंबर प्रश्न आपका, गोबर गैस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा जैव गैस के नाम से। किसका, जैव गैस के नाम से। तो ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपको सब्जेक्टिव का सारा चीज़ को हम अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी हम करवा दिए हैं वहाँ पे वेबसाइट पर। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो बिल्कुल वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।